Hello everyone, how are you all guys? I hope you all are feeling good. So, in this section, we are going to discuss some more topics about the class 12th chemistry and it will be very interesting. So, guys, please maintain the silence and discipline and get together with me. तो चलिए प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग का जहाँ से ख़त्म हुआ था उसके आगे हम लोग अब ये सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं और ज़रा ध्यान से सुनते चलिए। बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ढेर सारी चीज़ें आप सीखने समझने वाले हैं। तो कम से कम हम लोग थोड़ा सा एक बार चेक करें कि इस वीडियो क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो एक तो पहली चीज़ जो हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी, ठीक है, और साथ में हम लोग कुछ देखेंगे हेनरी लॉ के बारे में, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब हेनरी लॉ। और साथ में इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ वेपर प्रेशर के बारे में देखेंगे, ठीक है, वेपर प्रेशर। और इसी से रिलेटेड प्यारे बच्चों टॉपिक है जो हम लोगों का कौन सा, राउल्स लॉ, ठीक है, राउल्स लॉ। आज का क्लास का जो सेशन होने वाला है मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो फिर वही आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेंट ऑफ फैक्टर, फिर ये चैप्टर लगभग ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके चीज़ों को हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये सब क्या है, ठीक है। तो पहली चीज़ हम लोगों को पढ़नी है और समझनी है क्या, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। चलिए देखिए बताइए। तो मैं यहाँ पर थोड़े मोटे अक्षरों में लिख लेता हूँ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। जैसा कि आपने कभी हलवाई के दुकान पे देखा होगा, ठीक है, वो क्या करता है, केमिस्ट्री शुरू हो गई है, ठीक है, ये हलवाई नहीं चल रहा है, ये केमिस्ट्री ही चल रही है, ये हलवाई के तरीके से चल रही है। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों ने देखा होगा उसके पास एक कढ़ाई होती है, ठीक है, काफ़ी बड़ी सी। चलिए मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं है तो इसको कढ़ाई अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। उसके पास एक कढ़ाई होती है और वो करता क्या है, उसने हीट इसमें जनरेट किया है ना, हीट इसको दिया, सप्लाई किया। हीट सप्लाई करने के बाद बच्चों क्या करता है, इसमें वाटर के साथ वो बहुत ढेर सारी शुगर को डिज़ोल्व करते जाता है ना। पहले उसने 10 किलो शुगर को, चीनी को डिज़ोल्व किया, फिर और गर्म किया, है ना, सॉल्यूशन जो बना यहाँ पे, जो चीनी का शरबत बन रहा है, जो चाशनी बन रही है, फिर और हीट किया, फिर वो और ज़्यादा उसमें क्वांटिटी में और ज़्यादा चीनी डिज़ोल्व कर पाता है। तो हम लोग प्यारे बच्चों एक चीज़ समझ पा रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम इसको हीट सप्लाई करते जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा इसमें क्या हो रही है, चीनी हम लोग की ज़्यादा ज़्यादा डिज़ोल्व होती जा रही है। इसी से रिलेटेड है सॉल्युबिलिटी, ठीक है, किसी फिक्स टेम्परेचर पर। अब ध्यान से सुनेंगे डेफिनेशन क्या है सॉल्युबिलिटी की, ये एग्जाम में पूछा जाता है और हमें जानकारी भी होनी चाहिए ताकि तभी हम इससे फर्दर मोर कंटिन्यू टॉपिक रिलेटेड है उसको एक साथ जोड़ के पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे, ठीक है। तो किसी भी फिक्स टेम्परेचर पर, तो मैं लिख देता हूँ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, है ना, यानी कि हम लोगों का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। और साथ में यहाँ पर जो सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन एट स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, है ना, यानी कि सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन भी कैसी होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। मैक्सिमम शुगर या फिर मैक्सिमम सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड। मैक्सिमम वर्ड को पकड़ना, क्या कहा जा रहा है, मैक्सिमम सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व in the specific solvent at a specific temperature is called solubility। यानी कि किसी भी फिक्स टेम्परेचर पर मैक्सिमम सॉल्यूट कितना डिजॉल्व किया गया किसी एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट में, यही सॉल्युबिलिटी होती है। तो यानी सॉल्युबिलिटी भी एक तरीके का क्या है, सॉल्यूशन का मेजरमेंट है, ठीक है। तो चलिए मेरे ख्याल से यहाँ तक कुछ बातें समझ आ गई होंगी। दिक्कत हो रही होगी तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करो, जो हमने बोला है उसको फिर से सुनो और समझ आएगा, ठीक है। चलिए तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो सॉल्युबिलिटी है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। होता तो बहुत कुछ है, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स जो होते हैं बच्चों बहुत होते हैं, लेकिन आपके बुक में मेनली 3 टॉपिक दिया गया है या 3 फैक्टर दिए गए हैं जिसको हमें समझना है, ठीक है। पोलराइजेशन होता है, फेजान्स रूल्स होते हैं, है ना, लैटिस एनर्जी होता है या एंथैल्पी बोलें, लैटिस एंथैल्पी, और हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है। किसी चीज़ को हमने किसी सॉल्वेंट में मिलाया, है ना, और वहाँ से जितना नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी निकलेगी वो उतना ज़्यादा मोर सॉल्युबल होगा, है कि नहीं, सॉल्युबिलिटी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। तो वो सब बहुत ऊपर की क्लासेस में आप पढ़ेंगे, फिलहाल ट्वेल्थ में 12वीं की क्लास में जितना है तो उस हिसाब से हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है।
तो तीन चीज़ें बच्चों, पहली चीज़ है इसमें नेचर, ठीक है, और दूसरी चीज़ है इसमें हम लोगों की इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, और तीसरी चीज़ आती है बच्चों जो हम लोगों की इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। अच्छा, ये सॉल्युबिलिटी किस चीज़ का हम लोग कौन सा फैक्टर देख रहे हैं, जब कोई सॉलिड, है ना, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई सॉलिड इन लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है तब। बताइए, कोई सॉलिड जब किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है तो वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यही चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मेनली हम लोग के बुक में तीन चीज़ें दी हैं, तो इसी को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। अभी एक मेरे दिमाग में काफ़ी खतरनाक सा एग्जांपल आ रहा है, उसको हम लोग देखते हैं। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, है ना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि जो जैसा होता है उस तरीके के व्यक्ति को अपने साथ वो मिला लेता है, ठीक है। ऐसा काफ़ी वाहियात सा एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। संगति का असर जिसको कहते हैं, है ना, जैसे कि मान लीजिए कि 10 दोस्त हैं, ठीक है, 10 फ्रेंड्स हैं, 10 दोस्त, उसमें से पता चले कि 9 शराबी हैं, ठीक, मान लेते हैं, एक क्या करें, काल्पनिक अजम्पशन है, ठीक है, मानी गई बात है कि मान लीजिए 10 दोस्त हैं जिसमें से 9 शराबी हैं और एक व्यक्ति, है ना, शराब वगैरह नशा नहीं करता है। तो ये पूरी पॉसिबिलिटी बनती है कि एक समय के बाद धीरे धीरे, है ना, वो जो सही व्यक्ति है वो भी शराब की आदतों में गिरफ्त हो जाएगा, फंस जाएगा, है ना। तो हम लोग इससे क्या समझ पा रहे हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा होता है ना, वो अपने आसपास के वैसे लोगों को या तो मिला लेता है कि नहीं, या तो जो नहीं होता तो उसको बना के उस तरीके से क्या करता है, मिला लेता है। ऐसे समझ लीजिए, है कि नहीं, ऐसे ही समझ लीजिए। उसी तरह से बच्चों यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो इसमें जो बात आती है, कही जाती है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि जो जैसा होता है वो वैसे ही लोगों को अपने साथ में जोड़ता है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है पोलर और नॉन पोलर का। तो एक चीज़ हो गया पोलर और एक चीज़ हो गई नॉन पोलर। मेरे ख्याल से बातें समझ आ रही होंगी, ठीक है। पोलर, जैसे कि ये देखो मार्कर दिख रहा है, ठीक है, इस मार्कर में देखो एक इस साइड पोल है, एक इस साइड पोल है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये पोलर है, यानी इसमें पोल पाया जा रहा है, ठीक है, इसमें पोल पाया जा रहा है। एक ये टर्मिनल हो गया, एक ये टर्मिनल हो गया, और कोई वैसी चीज़ में अभी तो दिख नहीं रहा है ना, काफ़ी स्फेरिकल, जैसे हम लोग कुछ स्फेरिकल वो शेप की, वो जो फुटबॉल की गेंद होती है ना, फुटबॉल की गेंद होती है, उसमें आप ज़रा पोल को चेक करने की कोशिश करिए, है कि नहीं। मान लीजिए ये आपकी फुटबॉल की गेंद, तो हम लोगों को यहाँ पर 2 अपोजिट टर्मिनल पोल ढूंढ पाने हैं मुश्किल, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने एक पेन का एग्जाम्पल लिया, है ना, पेन का एग्जाम्पल लिया, तो इस पेन के या फिर इस मार्कर के एंड पर हम लोगों को 2 टर्मिनल दिख रहा है। तो सीधी सी बात है, जहाँ पर भी 2 टर्मिनल दिख रहा होगा वो हो जाएगा पोलर, जहाँ पे हमें कोई टर्मिनल नहीं दिख रहा होगा वो क्या होगा, नॉन पोलर। तो केमिस्ट्री में ये क्या होता है बच्चों, ज़रा देखो इधर से, ठीक है, केमिस्ट्री में ये काम कैसे करता है, जहाँ पर भी चार्ज का सेपरेशन आ जाए, ठीक है, किसका सेपरेशन, चार्ज का सेपरेशन, जैसे हम लोग बात करें HCl, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, बताइए है कि नहीं, क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसकी तुलना में, ठीक है, या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसकी तुलना में। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको पार्शियली अट्रैक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से क्लोरीन पर आगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों को पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बताइए, तो इनके बीच में एक पोलराइजेशन हुआ, है कि नहीं, चार्ज का सेपरेशन हुआ, तो एक साइड हम लोगों को पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिल गया, जिस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि HCl कैसा है, पोलर है। बताइए, मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ आई होंगी। चलिए उसी तरीके से ज़रा हम लोग और देखें, जैसे मान लीजिए CO2 होता है, CO2, बताइए, तो कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो यहाँ के जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, इसको अपनी तरफ पार्शियली अट्रैक्ट करेगा, तो पार्शियल प्लस चार्ज, और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर पार्शियल प्लस चार्ज, यानी कि इनके भी बीच में चार्ज का सेपरेशन हुआ, पोलराइजेशन हुआ, जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि एक ये पोल हो गया, एक ये पोल हो गया, यानी एक प्लस का पोल, एक माइनस का पोल, यानी कि ये CO2 कैसा हो गया, पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 पोल पाए जा रहे हैं, ठीक है।
उसी तरीके से नॉन पोलर के बारे में बताइए, ये हो गया आपका क्लोरीन, ठीक है। अब क्योंकि इस वाले क्लोरीन एटम की और इस वाले क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई बराबर, अब जितना इलेक्ट्रॉन ये वाला एटम जितना इस है ना टेंडेंसी से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ये भी तो इसको खींच रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर चार्ज का सेपरेशन हुआ ही नहीं। यहाँ पर चार्ज बराबर जीरो, यहाँ भी चार्ज बराबर जीरो, बताइए है कि नहीं। तो पार्शियल नेट चार्ज जीरो, पार्शियल नेट चार्ज जीरो, जिसकी वजह से इनके बीच में कोई पोलराइजेशन हुआ नहीं। और जब पोलराइजेशन हुआ नहीं तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, कोई पोल बने नहीं, तो कोई पोल बना नहीं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, सॉरी ये दोनों नहीं, ये पूरा Cl2 मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन पोलर। बताइए, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें समझ आ गई होंगी। सिंपल सी बात है, जहाँ पर पोल बन जाए चार्ज का सेपरेशन पोलर है ना, जहाँ पर चार्ज का सेपरेशन नहीं बन रहा हो वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। तो पोलर मॉलिक्यूल बच्चों पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, है कि नहीं। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, बताइए है कि नहीं। तो यदि आपका HCl पोलर है और कार्बन डाइऑक्साइड पोलर है तो ये दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Cl2 कैसा है, नॉन पोलर है, तो ये HCl में जो कि पोलर है डिसॉल्व नहीं होने वाला, है कि नहीं। अच्छा, एक और एग्जांपल हम लोग ले लें NaCl, तो Na प्लस और Cl माइनस ये भी कैसा हो गया, पोलर हो गया। H2O की बात करें तो H प्लस और OH माइनस ये भी कैसा हो गया, पोलर हो गया। तो यानी NaCl और ये हम लोगों का H2O एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे, बताइए है कि नहीं। मेरे ख्याल से बातें समझ आ रही होंगी। उसी तरीके से यदि हम लोग बेंजीन की बात करते हैं, ठीक है, बेंजीन, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पूरा सॉल्व करने के बाद डायपोल मोमेंट जो नेट आता है वो आता है ज़ीरो। कभी और इसकी बात डिस्कस करेंगे कि ये डायपोल मोमेंट ज़ीरो कैसे आ गया है फिलहाल, ठीक है। और जहाँ पर डायपोल मोमेंट ज़ीरो आ जाए वो मॉलिक्यूल हम लोगों का क्या हो जाता है, नॉन पोलर, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट जीरो होने की वजह से ये कैसा आ गया, नॉन पोलर। तो अब बताइए कि इस बेंजीन में क्या NaCl डिसॉल्व होने वाला है, पूरी संभावना है कि नहीं डिसॉल्व होगा, ठीक है, बात समझ आ रही है। ये NaCl इस बेंजीन में नहीं डिसॉल्व होगा, तो क्या क्लोरीन इस बेंजीन में डिसॉल्व होगा, हो सकता है, हो जाएगा, होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कैसा है, नॉन पोलर है और ये भी कैसा है, नॉन पोलर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये फर्स्ट पॉइंट हम लोगों का समझ आ गया होगा। चलिए कुछ और आगे इसमें देखा जाए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखिए आपने कभी घर के आसपास कभी देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी है ना प्रोसेस होती हैं जहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती हैं जहाँ पर क्या होता है कि हीट एनर्जी का लिबरेशन हो रहा होता है, ठीक है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि यदि यहाँ पर कोई सॉल्वेंट है, ठीक है, यदि इसमें हम लोग क्या मिला रहे हैं, सॉल्यूट, बताइए। तो ज़्यादातर हमें यही लग रहा होता है कि यदि हम लोग हीट करेंगे इस मिक्सचर को, तो जब हीट करेंगे तो ये सॉल्यूट ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें डिसॉल्व हो सकेगा, पर ऐसा नहीं है। ये सिर्फ उसी केस में है जहाँ पर ये पूरी प्रोसेस ही कैसी हो, इंडोथर्मिक, यानी कि इसका नेचर डेल्टा H कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। डेल्टा H का मतलब क्या है, एंथैल्पी चेंज। किसी प्रोसेस में यदि एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है, यानी कि प्रोसेस होने के लिए खुद हीट चाहिए, हीट की रिक्वायरमेंट है। तो जब हीट की रिक्वायरमेंट होगी और आप इसमें सॉल्यूट मिला रहे होंगे, ठीक, तो जैसे जैसे हीट करते जाओगे वैसे वैसे सॉल्यूट इसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में डिसॉल्व होता जाएगा। लेकिन अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया शुगर। अभी हम लोगों ने हलवाई के केस में देखा था, ठीक है। तो शुगर क्या करेगा बच्चों, इस वाटर में, सॉल्वेंट हो गया हम लोगों का वाटर, इस शुगर को, चीनी को यदि हम लोग इस पानी में, वाटर में ज़्यादा डिसॉल्व करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है कि ज़्यादा इसको हीट करते जाओ। यानी कि पहली कंडीशन क्या निकली कि टेम्परेचर बढ़ाते जाइए, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। ध्यान से समझना, टेम्परेचर बढ़ाते जाइए, ऊपर का तीर का मतलब बढ़ाते जाइए, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या करेगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन किस केस में, जब हम लोगों का जिस प्रोसेस में डेल्टा H की वैल्यू हो पॉजिटिव, यानी कि वो प्रोसेस ही कैसी हो, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो। लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसे रिवर्स में भी होती हैं, जैसे आपने कभी घर के आसपास देखा होगा कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, चूना है ना, जब हम लोग यहाँ पर वाटर में मिलाते हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ से हीट एनर्जी बाहर निकलती है। और जब प्यारे बच्चों हीट एनर्जी किसी भी सिस्टम से बाहर निकल रही होती है, ठीक है, तो वहाँ पर जो डेल्टा H का नेचर होता है वो होता है नेगेटिव, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। 9-10 में सब बताया जाता है, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से बातें समझ आ ही रही होंगी। जब डेल्टा एच का नेचर हो नेगेटिव, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल है, जैसे ही हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट चूना को है ना वाटर में डिसॉल्व किया तो यहाँ से हीट एनर्जी बाहर निकलने लगी। अब बताइए कि यहाँ ये प्रोसेस होने के लिए खुद हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, उसी समय आप इसको हीट करने लगे, बताइए उसी टाइम पर यदि आप इस चीज़ को हीट करने लगे तब क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। समझिए बात को, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस होने के लिए खुद ये सिस्टम हीट बाहर निकाल रहा है। और यानी कि प्रोसेस होने के लिए मतलब क्या, मतलब इसमें चूना या फिर हमारे सॉल्यूट डिसॉल्व होने के लिए हीट इलिमिनेट हो रही है, बाहर निकल रही है, और उस समय आप हीट कर रहे हैं। बताइए, तो इसके अनफेवरेबल कंडीशन बन रही है ना, है कि नहीं। तो यानी कि किसी भी एंथैल्पी चेंज जब हम लोग का नेगेटिव हो, किसी भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी हम लोगों की डिक्रीज करती है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सेकेंड पॉइंट भी समझ आ गया होगा। तीसरा पॉइंट है बच्चों हम लोगों का इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको, बहुत ही आसान है। आमतौर पर कोई भी सॉलिड जब किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा होता है कि नहीं, आमतौर पर जनरली है ना, कोई सॉलिड किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा होता है तो वहाँ पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर का लगभग नेग्लिजिबल रोल होता है, यानी कि लगभग ना के बराबर उसकी हस्ती होती है वहाँ पर। कहाँ पर, जैसे मान लीजिए, है कि नहीं, ठीक है, यहाँ पर वाटर है, इस वाटर में आपने शुगर डिसॉल्व किया, तो शुगर कैसा है, सॉलिड, वाटर कैसा है, लिक्विड। जब ये सॉलिड सब्सटेंस इस लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है तो यहाँ पे जो आसपास इस इन्वायरमेंट में है ना, यहाँ पर ये आसपास लगने वाला प्रेशर है, इसका बहुत ज़्यादा इसकी सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट नहीं आता है। तो हम लोग क्या सीधा सीधा बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट नो रोल। बताइए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑलमोस्ट नो रोल। तो मेरे ख्याल से ये बातें समझ आई होंगी। चलिए इसके बाद आगे कुछ और देखा जाए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ दिया है बुक में, देख ही लिया जाए इसको, हल्का सा इसी में दिया है। जैसे कि आपका सॉल्यूट है और इसको सॉल्वेंट में आपने मिलाया, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन यदि ये प्रोसेस रिवर्सिबल हो, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा भी बन सकता है कि नहीं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन। यदि सॉल्यूशन की रिवर्सिबल प्रोसेस हो तो वापस से सॉल्वेंट और सॉल्यूट को क्या करेगा, सेपरेट कर देगा। तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन कह रहे हैं, फॉरवर्ड प्रोसेस जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन। ठीक है, मतलब कि सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बना रहे हैं, डिसोल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब सॉल्यूशन से बनने लगते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। बताइए, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। जब, है ना, इसी में दिया है थोड़ा सा, जब डिसोल्यूशन का रेट क्या, रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इक्वल हो जाए, ठीक है, इक्वल हो जाए, तब हम लोग बोलते हैं कि वही सॉल्यूशन क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बताइए, बातें समझ आ रही है कि नहीं। When the rate of forward process is equal to the rate of backward process, यानी कि when the rate of dissolution and when the rate of crystallization becomes equal, then that solution is known as what, saturated solution। ठीक है, मेरे ख्याल से बातें समझ आई होंगी। एक बार रिपीट करके इसको देखिए, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे देखा जाए इसमें। तो यहाँ तक हम लोगों ने कुछ देखा। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे जब कोई गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व होती है तो वहाँ पर क्या होता है। ठीक है, देखिए, तो गैस इन लिक्विड, ठीक है, बताइए, मान लीजिए कि ये आपका यहाँ तक कुछ लिक्विड है, ठीक, लिक्विड, इस लिक्विड में कोई गैस डिसॉल्व होने वाली है, तो इसमें प्रेशर का क्या रोल है। ठीक है, तो पहले व्यक्ति थे हेनरी साहब, है ना, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि मैं ही बता देता हूँ। तो हेनरी साहब ने बता दिया कि यहाँ पर जो चीज़ होने वाली है वो क्या होने वाली है, उसको बोला गया हेनरीज लॉ।
काफ़ी आसान है। यहाँ पे जो गैस है बच्चों, खुद से बताओ, इस गैस पर जितना प्रेशर लग रहा होगा उसी हिसाब से ये गैस इसमें डिसॉल्व होगी, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। यदि इस गैस पर लगने वाला प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये गैस ज़्यादा से ज़्यादा इस लिक्विड में डिसॉल्व हो पाएगी, बताइए, है कि नहीं? ठीक। तो सिंपल सी बात है कि लगने वाली गैस पर जो प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व इन द लिक्विड, यानी कि लगने वाला पार्शियल वेपर प्रेशर इन द अपॉन द गैस या इन द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिसॉल्व इन द लिक्विड। कितना मोल फ्रैक्शन इस गैस का इसमें डिसॉल्व है, ये चीज़ और ये चीज़ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अब ये मोल फ्रैक्शन से घबराना डरना मत, ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो पहली वाली वीडियो में जाके देख लीजिए। तो P इक्वल टू, इसको एक हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी की साइन को, तो एक कांस्टेंट लाएंगे, ठीक है, वो आ गया KH, कैपिटल KH, ठीक है। अब ये जो कैपिटल KH दिख रहा है बच्चों लोग, यही है हम लोगों का क्या, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। बड़ा काम का है ये, है ना। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहली बात तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक। अभी तक देखो ये एक बड़ा काम का फॉर्मूला हम लोग को मिल गया है, ये इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को हम लोग को क्या करनी है, याद रखनी है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन काफ़ी टेढ़े मेढ़े होते हैं, केमिस्ट्री में इतना न्यूमेरिकल्स बहुत टेढ़ा नहीं होता है ना, उसमें ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल्स वो लगभग आसान होते हैं। 5-10% सवाल ऐसे होते हैं जो थोड़े टेढ़े होते हैं और काफ़ी टेढ़े, कभी कभी तो काफ़ी टेढ़े होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर केमिस्ट्री के सवाल कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। देखिए 3 वेरिएबल दिख रहा है यहाँ पे, एक प्रेशर दिख रहा है, एक KH दिख रहा है और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस दिख रहा है। तो क्वेश्चन में किया क्या जाएगा, इसमें से कोई भी 2 वेरिएबल दिया रहेगा, ठीक है। तीसरा आपसे पूछेगा, बताइए, कोई भी 2 वेरिएबल दिए रहेंगे, तीसरा आपसे पूछेगा, और यही यदि आप कर पाते हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। तो हम लोग को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और हेनरी लॉ कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसी फॉर्मूले को ज़रा मैं दूसरे तरीके से लिखूं, ठीक। तो बताइए कि यहाँ पे KH इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर मोल फ्रैक्शन गैस, कुछ ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं। इस KH को हमने इधर रखा, बताइए, और इस मोल फ्रैक्शन गैस को इधर लेके आए। तो यहाँ से एक चीज़ तो प्यारे बच्चों समझ आ चुकी है कि KH में और इस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व इन द लिक्विड में इन्वर्सली रिलेशन है कि नहीं। इन्वर्सली का मतलब क्या हो गया कि ये KH 1 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, कुछ ऐसा रिलेशन दिख रहा है अपने को। तो अब मुझे बताइए कि मैं पूछूं कि टेम्परेचर का उस हेनरी लॉ कांस्टेंट का क्या रिलेशन है, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जब भी कोई गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व होती है, कोई गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व होती है, ठीक, यदि उसी समय आप टेम्परेचर बढ़ाने लगे, उसी समय यदि आप टेम्परेचर बढ़ाने लगें, यानी कि यहीं पर आप यदि टेम्परेचर को बढ़ाने लगिए, है कि नहीं, तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाने लगेंगे तो यहाँ पे जो गैस डिसॉल्व हो रही थी उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी कम। यानी कि बताइए क्या हुआ, ज़रा सोचिए, टेम्परेचर में और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस में क्या रिलेशन है, इन्वर्सली रिलेशन है भाई। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो कि इसमें डिसॉल्व हो रही है वो कम डिसॉल्व होगी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये रिलेशन हमें कुछ ऐसा मिल रहा है, यही काम का है, ठीक है। तो एक बार ये सब मिटा दिया जाए और इस चीज़ को एक बार फिर से समअप कर लेते हैं, याद कर लेते हैं कि ये हम लोगों ने अभी तक सीखा क्या। हेनरी लॉ कांस्टेंट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक। और साथ में ही यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो ये चीज़ डिक्रीज करती है, ये चीज़ क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व इन द लिक्विड। तो इसका मतलब है कि ये भी रिलेशन कैसा हो गया, इन्वर्सली रिलेशन। तो अब मुझे बताइए कि इस KH में और इस टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। यही सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। यानी कि सीधा सीधा हम लोग जा सकते हैं कि KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, टेम्परेचर। बताइए कि यदि आप टेम्परेचर बढ़ा, माने समझना क्या है कि ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है कि ये हर जगह पे इसकी वैल्यू फिक्स होगी। हम लोग क्या समझ रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे
तो ये हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या है, वेरिएबल की तरफ बदलती जाएगी। मतलब ये कांस्टेंट तो है लेकिन टेम्परेचर के डिपेंडेंस है कि नहीं, बताइए। तो टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे हेनरी लॉ कांस्टेंट भी क्या करेगा, बढ़ते जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यही हम लोग को समझना था, ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। थोड़ा और आगे देखा जाए इसमें, तो अगला पॉइंट हम लोगों का आता है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। अच्छा, मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ आ रही होगी। किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या है तो, है ना, समझने में, तो आप अपने सुझाव नीचे बताते रहिए कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं समझ आ रहा है, क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है, कमेंट करते रहिए। चलिए और देखिए। अच्छा, यदि हम लोग इसका कुछ ग्राफ बना लें, प्रेशर का और स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ गैस का, है ना। दरअसल किताब में थोड़े टेक्निकल शब्द लिखे गए हैं, टेक्निकल वर्ड है कि ये पार्शियल प्रेशर। तो अभी इससे डरना घबराना नहीं है। अभी कुछ समय बाद, अभी जब हम लोग वेपर प्रेशर पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, तो मैं बता दूंगा कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, सिर्फ प्रेशर क्या होता है, इन सब में अंतर क्या होते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस है, तो वो सब समझ आ जाएगा। ठीक है, यदि इसका हम लोग ग्राफ बनाए तो ये कुछ ओम्स लॉ जैसा दिख रहा है ना। ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा होता है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ती जाएगी, यानी कि कुछ ग्राफ ऐसा दिखता है। बताइए, कुछ ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, एक साइड आप प्रेशर ले लें और एक साइड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व इन द लिक्विड ले लें, तो ये भी ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। बताइए, आसान है। ये ग्राफ भी जानते रहिए, एग्जाम में थोड़ा चिपकाने के लिए काफ़ी सुविधा होगी और इससे क्वेश्चन भी बन जाएंगे तो आप लगा सकेंगे। तो अगली बात जो हम लोगों की आती है बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, आपकी किताब में 3 एप्लीकेशन दिए गए हैं और बहुत ही आसान है, तीनों एक ही बार में समझ आ जाएगा। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, देखिए पहला एप्लीकेशन है बच्चों कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इन कोक की बोतल या कोल्ड ड्रिंक। आपने ये देखा होगा अपने आसपास कि जब आपके पास कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, ठीक है, इस कोल्ड ड्रिंक की, अच्छा नहीं बनाया क्या यार, मिटा देते हैं इसको। अच्छा डायग्राम नहीं बना। कोल्ड ड्रिंक की बोतल कैसे बनेगा यार, ऐसे ही होगा ना। चलिए समझ लीजिए यहाँ तक, ये कोक की बोतल है, लिख भी देते हैं कोक माने कोल्ड ड्रिंक। आपने देखा होगा जब इसके कैप खोले जाते हैं, यहाँ से रिलीज़ किए जाते हैं, तो इस मटेरियल से, है ना, इस सॉल्यूशन से यहाँ से कोई गैस निकलती है बड़े बड़े बबल्स के फॉर्म में। इस बड़े बड़े बुलबुले या फिर बबल्स के फॉर्म में, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिस्क एफरवेसेंस कहते हैं, है ना, ब्रिस्क एफरवेसेंस। इसका मतलब होता है कि यहाँ से जो गैस निकल रही है उसकी पहचान क्या है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, CO2 की गैस है। ठीक, तो होता क्या है बच्चों, आप जब देखेंगे कि ये कोल्ड ड्रिंक कि जैसे ही ढक्कन आप खोलते हैं, कैप इसका खोलते हैं, तो गैस यहाँ से निकलती हुई आपको मालूम चलती है। गैस, जबकि कोल्ड ड्रिंक आपका इतना ही भरा था, बताइए, इतना ही भरा था, तो गैस को तो इधर ही खाली जगह में मौजूद होना चाहिए था। यहाँ पे ये सब तो खाली जगह होती है, यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था। वो गैस यहाँ से क्यों निकल रही है, यानी कि वो गैस इस लिक्विड में डिसॉल्व है। खाली जगह पर भी थोड़ी बहुत गैस है, लेकिन ज़्यादा किससे, वो ज़्यादा की ज़्यादा गैस कहाँ पे पाई जा रही है, इस लिक्विड में पाई जा रही है। इसका मतलब कि जब इस कैप को बंद किया गया था, है ना, टाइटली पैक किया गया था, तो इसको अंडर हाई प्रेशर पे बंद किया गया था, जिसकी वजह से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है वो सारी की सारी कहाँ पे डिसॉल्व हो जाए, इस सॉल्यूशन में, इस कोक में, इस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए। बताइए, तो ये हेनरी लॉ का एप्लीकेशन दिख रहा है कि प्रेशर बढ़ाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस इस लिक्विड में डिसॉल्व होगी। तो इसका मतलब हमें क्या समझ आ रहा है कि कोल्ड ड्रिंक बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग पी रहे होते हैं और वही बाद में वो ऐसे गैस की तरह से ढकार के फॉर्म में निकल रहा होता है। बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या है, काफ़ी हार्मफुल है, हमारे लिए भी, इन्वायरमेंट के लिए भी, लेकिन फिर भी हम लोग उसको कोल्ड ड्रिंक में खूब खींच रहे होते हैं। तो आगे से सावधानी रखेंगे इस बारे में। तो पहली चीज़ हम लोगों ने ये देख लिया। दूसरी चीज़ है बच्चों स्कूबा डाइवर। ठीक, स्कूबा डाइवर, वो जो नदियों में, समुद्रों में, है ना, किसी की जान बचाने के लिए कुछ डिस्कवरी चैनल पे आपने देखा होगा, कुछ सूट वूट पहन के, है ना,
छानबीन करने के लिए जाते हैं, जिसको हिंदी में गोताखोर कहते हैं हम लोग, ठीक। उसके पास एक बच्चों काफ़ी बड़ा सा सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसको लेके वो व्यक्ति अंदर जाते हैं नीचे। अब होता क्या है कि ये हम लोग की मान लीजिए अर्थ की सरफेस है, ठीक। अर्थ की सरफेस से जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि एटीएम डिक्रीज करता है। जैसे ही अर्थ की सरफेस से आप ऊपर जाते जाते हैं, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है। लेकिन अर्थ के इनसाइड जब आप जा रहे होते हैं, ठीक है, तो यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है। तो जैसे ही व्यक्ति वो मान लीजिए कि समुद्र में गया, यानी कि सरफेस से नीचे गया, तो जैसे ही सरफेस के नीचे जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, वहाँ पे ज़्यादा है। तो उसके ब्लड में, उसके बॉडी में जो उसने ऑक्सीजन सिलेंडर ले रखा है, उसमें से ज़्यादा से गैस उसके बॉडी में डिसॉल्व होगी। क्यों? क्योंकि नीचे समुद्र के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसके ब्लड में ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा गैसेस डिसॉल्व हो चुकी होंगी। और जैसे ही वो इस समुद्र से बाहर, है ना, इस सी से, समुद्र से, नदी से जैसे इस सरफेस पे आएगा तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर वापस से नॉर्मल हो जाएगा, या फिर हम लोग कहें डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब क्या करेगा, उसके बॉडी के अंदर जितना भी सब डिसॉल्व हुआ था ऑक्सीजन, गैसेस वगैरह, वो सब बाहर निकलना शुरू करेगा। अब बताइए कि जब कोई गैस किसी लिक्विड से यानी ब्लड से जब बाहर निकलेगी, लिक्विड से गैस बाहर निकलेगी तो बबल्स का फॉर्मेशन करती है ना। अभी हम लोगों ने देखा था, कोई गैस किसी लिक्विड से बाहर निकलेगी तो यहाँ पे बबल्स का फॉर्मेशन करेगी। अब बताइए कि आपके ब्लड की जो कैपिलरीज होती है, आर्टरीज होती है, जो वेन्स होता है, इसमें ब्लड है और इसी ब्लड में खूब ढेर सारी गैसेस डिसॉल्व हैं। अब वो सब बाहर निकल रही हैं, क्यों? क्योंकि प्रेशर हो गया सरफेस पे कम। तो अब ये सब बबल्स का फॉर्मेशन करेंगी इस तरीके से। तो बबल्स का फॉर्मेशन होगा तो साथ में ये कैपिलरीज या फिर हम लोग की आर्टरीज और वेन, ये सब कैसी हो सकती है, ब्लॉक हो सकती हैं, जिसकी वजह से सडन डेथ किसकी हो जाती है, स्कूबा ड्राइवर की, है ना। इसकी वजह से क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन सिलेंडर में हम लोग बबल्स का फॉर्मेशन ना हो, इसके लिए हम लोग कुछ हेलियम मिला लेते हैं, कुछ, है ना, और नाइट्रोजन मिला लेते हैं, कुछ ऑक्सीजन मिला लेते हैं। इसके परसेंटेज क्या क्या होते हैं वो आपके बुक में दे रखा है, चाहे तो आप जीके की तरह से याद भी रख सकते हैं, पर बहुत विशेष उसकी आवश्यकता तो फिलहाल नहीं है, ठीक। तो हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब मिला लेते हैं। तो इससे क्या होता है मिलाने से कि ये जो बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा था इसको प्रिवेंट किया जा सके, तो उस व्यक्ति की जान बचाई जा सके। अब वो कैसे होता है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टेड होंगे तो ज़रा गूगल में सर्च करिए, और इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर ठीक है, यहाँ तक हमने बता दिया। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है बच्चों, जब आप कभी पहाड़ों पे, है ना, मसूरी, है ना, या फिर और कहीं माउंटेन्स पे जब आप चढ़ाई करते हैं हायर एल्टीट्यूड, एट हायर एल्टीट्यूड, एक एल्टीट्यूड होता है, एक लैटीट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड होता है, ये सब ज्योग्राफी में क्या होता है वो सब कभी और डिस्कस करेंगे। हायर एल्टीट्यूड यानी कि ज़मीन की सरफेस से, है ना, ज़मीन की सरफेस से, अर्थ की सरफेस से जब आप ऊपर जाते हैं तो पहाड़ जैसे हम लोग का माउंटेन है, ये क्या है, सरफेस की ऊंचाई पे तो है। मान लीजिए कि आप यहाँ आ गए तो ऊपर क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, अभी मैंने बताया सरफेस के ऊपर जाते जाएंगे तो ऊपर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, डिक्रीज वहाँ पे कर रहा होता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो वहाँ पर प्रेशर कम है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो इन्वायरमेंट में आसपास की ऑक्सीजन है ना, आसपास यहाँ इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, वो आपके ब्लड में कम डिसॉल्व होती है। आपके ब्लड में जब कम डिसॉल्व होगी तो बताइए क्या होगा, समस्या होगी, थकान होगी, चलते चलते गिर जाएंगे, चक्कर आएगी, आएगा, चलते चलते गिरेंगे, थकान होगी और कमज़ोरी, वीकनेस फील होगी, फटीगनेस फील होगी, है कि नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बताइए? क्योंकि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन हमें एक अप्रोप्रिएट कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए, पर्याप्त मात्रा में चाहिए, और वहाँ पे ऑक्सीजन जो घूम रही है इन्वायरमेंट में वो सब हमारे ब्लड में डिसॉल्व ही नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि लगने वाला उस ऑक्सीजन की गैस पर प्रेशर ऊपर कैसा हो गया है, कम हो गया है, ठीक। तो यहाँ तक हम लोगों ने कुछ एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ देख लिया, और मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ी लंबी क्लास हो रही है, ठीक है। तो अभी कुछ आधे घंटे के आसपास हो गया है, तो यहाँ तक हम लोग इसको रोक रहे हैं। इसके बाद जो भी टॉपिक कंटिन्यू है इसको फर्दर मोर कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ तक कैसा लगा इस बारे में आप अपना सुझाव बताइए, और आगे और भी देखते रहिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है। थैंक यू, शुक्रिया।